जी ठीक है, मैं अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच को मेरा हार्दिक धन्यवाद। इस विषम परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से अर्पण कुमार जी इस मंच के माध्यम से साहित्य साधना में अनवरत लगे हुए हैं, उसको देखते हुए उन्हें हृदय से मैं साधुवाद देती हूँ। इसके बाद मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस मंच के माध्यम से कुछ बातें रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। मन्नू भंडारी जी हिंदी कथा साहित्य जगत में एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनके कथा साहित्य में हमें न केवल समाज के यथार्थ का चित्रण मिलता है, बल्कि पारिवारिक विसंगतियों का, समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में आने वाली विषमताओं और विसंगतियों का चित्रण भी मिलता है। उनके कथा साहित्य को पहले भी बहुत प्रकार से देखा, परखा और समझा गया है। अनेक दृष्टिकोणों से उन पर चर्चा परिचर्चा हुई है और आज मैं उनके कथा साहित्य, उनके रचना कर्म को बाल और किशोर मन की गहराइयों के दृष्टि में देखने का और कुछ उसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगी। इसीलिए मैंने उनकी यहाँ पर कुछ कहानियों और कुछ उपन्यासों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। जहाँ तक उनकी कहानियों का प्रश्न है तो सर्वप्रथम मैं मन्नू भंडारी जी की एक कहानी का नाम लेना चाहूँगी जिसका नाम है एक प्लेट सैलाब। अभी कल ही वरिष्ठ रंगकर्मी सलीमा रज़ा जी द्वारा उनकी इस कहानी का पाठ भी इस मंच से किया गया था और इस कहानी के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि इसका कथ्य कुछ यूँ है कि एक गे लॉर्ड है, वहाँ एक गाती हुई लड़की है, गिटार बजाता हुआ एक लड़का है, एक युवक युवती बैठे हुए बातें कर रहे हैं। एक कोने में एक नेता टाइप का एक आदमी जो खद्दरधारी एक स्थूलकाय आदमी है वो बैठा है और संभवतः उसने किसी की मदद करने के लिए अपने एक आदमी को बुलाया हुआ है जो एक मध्यम वर्गीय साधारण सा आदमी है जो बेहद ऊब और थकान के साथ उनकी आत्मश्लाघा को सुन रहा है। एक तरफ एक मिसेस बैठी हुई हैं जो कि मिसेस रावत हैं और उनसे मिलने के लिए मिस्टर आहूजा आते हैं। उनकी बातों से भी पता चलता है कि मिस्टर आहूजा की पत्नी पिछले 1 वर्ष से उनके साथ नहीं है। इन सारे बातों और युवक युवती के बीच में भी कुछ सामान्य बात नहीं चल रही है। युवक अपनी बात को लेकर परेशान है, युवती अपनी बात से चुप है, उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही है। माने एक तरह से ये एक ऊब, नीरसता और ऐसा वातावरण है जो सबको बोझिल किए हुए है। लेकिन कहानी के एकदम एंड में, एकदम अंत में मन्नू भंडारी जी क्या लिखती हैं? हॉल की संयत शिष्टता एक झटके के साथ बिखर जाती है। लड़की गाना बंद करके मुग्ध भाव से बच्चों को देखने लगती है। सबकी बातों पर विराम चिन्ह लग जाता है और चेहरों पर एक विस्मयपूर्ण कौतुक फैल जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक झुंड बच्चे अचानक से उस गे यार्ड में घुस आए हैं और कोई बैलून उड़ा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई नर्सरी राइम्स गा रहा है और एक जड़ता जो पसरी हुई थी माहौल में वो एकदम से टूट जाती है और सभी उन बच्चों की ओर कौतुक भरी निगाहों से देखने लगते हैं। यहाँ पर मुझे सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता याद आ रही है। उनकी एक कविता है काल और बच्चा। ताल को नहीं अनंत काल को कपा दिया, बच्चे ने कंकड़ से ताल को कपा दिया, ताल को नहीं अनंत काल को कपा दिया। अब यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी इशारा कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वे ही यथा स्थितिवादिता का दूसरा नाम है, उनके विलोम हैं। यानी कि बच्चे ही अपनी कल्पनाशीलता, अपनी रचनाशीलता और अपने अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाओं के कारण यथा स्थिति या जड़ता को तोड़ने का माध्यम बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस कहानी में भी जड़ता, नीरसता और ऊब भरे माहौल को बच्चे ही अपनी उपस्थिति से तोड़ते हैं। एक फिल्म अचानक से टूट जाती है, ये मन्नू भंडारी जी का वक्तव्य है कहानी के अंत में। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम इस कहानी को देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो क्या आज हम बच्चों के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि वो यथा स्थितिवादिता को तोड़ने के लिए सक्षम हो रहे हैं? अज्ञे जी ने अपने गद्य में एक जगह पर लिखा है कि बच्चा बहुत सी संभावनाओं को लेकर पैदा होता है, उसमें
बहुत कुछ बनने की अपनी निहित संभावनाएं होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें सिर्फ बनाने पर तुल जाते हैं, यानी अपने पूर्व निर्मित खांचों में कसने लगते हैं, उसी अनुसार उन्हें गढ़ना चाहते हैं, तो वे संभावनाएं कहीं ना कहीं हम समाप्त करने लगते हैं। उन पर अपने आप को और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने अपूर्ण सपनों को कहीं ना कहीं थोपने लगते हैं। तो आज के संदर्भ में जब हम इस बात को देखते हैं, परखते हैं, तो ये पाते हैं कि आज बच्चों को कहीं ना कहीं हम यंत्र बनाते चले जा रहे हैं और उन पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोप रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली भी कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा यंत्र बना देना चाहती है जिसमें न प्रश्न बाकी रहें, न कोई जिज्ञासा, और न ही उनके अंदर अपनी कोई रचनाशीलता या कल्पनाशीलता बाकी रहे। इसीलिए यह कहानी काल को पार करती हुई हमारे सामने एक सवाल भी छोड़ जाती है और एक समाधान भी छोड़ जाती है कि हम बच्चों को ऐसा ही रहने दें, उनको यंत्र बनाने की कोशिश नहीं करें। अब उनकी एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। उस कहानी का नाम है शायद। शायद कहानी में जो पिता है उसका नाम राखाल है और वह एक जहाज पर काम करता है। वो 3 वर्षों के बाद आया है और इसी तरीके से वो बहुत अंतराल पे अपने घर पहुंच पाता है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों की मैं यही चर्चा करना चाहूँगी कि मन्नू भंडारी जी ने इसमें बताया है कि एक बच्ची थी बुलबुल जो 8 महीने में ही पैदा हुई और चल बसी, पिता को कोई खबर नहीं है। जब आया है आज वो 3 वर्ष बाद, तो उसने देखा है कि उसकी बेटी जो पहले छोटी सी थी आज वो बड़ी हो चुकी है, 13 वर्ष की हो चुकी है और उसके और पिता के बीच में कोई संवाद नहीं है। वे दोनों जैसे 2 द्वीपों पर खड़े हुए 2 अजनबियों से हैं। वो सहमती है अपने पिता से, वो बुलाने पर भी पास नहीं आती है। और 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटू और एक बच्चू। बच्चू की टांग टूट चुकी थी, उसको भी उसका पता नहीं है। देखता है जब उसे लंगड़ाते हुए, तब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये कब हुआ, तो उसने कहा मैं आपको बता कर भी क्या करती, आप सिर्फ परेशान होने के सिवा कर क्या सकते थे। छोटू है वो बहुत छोटा है और वो अपने पिता को पहचानता तक नहीं। जाने के समय में वो थोड़ा बहुत अपने पिता को पिता के रूप में पहचान पाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये चारों बच्चे और इनकी माँ माला जो कितनी ही अभाव में इन बच्चों को पाल रही है, दूसरों की दया पर निर्भर है। इसमें बहुत से पात्र हैं, शंकर, पिशीमा, जिनकी दया पर वो निर्भर है। यहाँ तक कि उसके अंदर पति की अनुपस्थिति का और अपनी आर्थिक विषमताओं का इतना भय है कि वो अपनी बच्ची 13 वर्षीय बच्ची की विवाह कर देना चाहती है। एक लड़के को बुलाया भी जाता है, पिता ना पसंद कर देता है कि मैं इससे अपनी बच्ची का विवाह नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। पर माँ उसे हर तरीके से कन्विंस करना चाहती है, उसे इस बात के लिए राज़ी कर लेना चाहती है कि इसके सिवा और उपाय ही क्या है, क्योंकि जब वो चला जाता है तब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता है। यानी उन बच्चों का भविष्य, उन बच्चों का बचपन, उनकी खुशियाँ सब कुछ दांव पर लगी हुई हैं। हम एक तीसरी कहानी की ओर चलते हैं। मन्नू भंडारी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है सज़ा। सज़ा कहानी में कथ्य कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो पिता है, उस पिता पर ऑफिस के कुछ रुपए गबन कर देने का आरोप लगा हुआ है और एक मुकदमा चल रहा है। उनके 2 बच्चे हैं, आशा और मुन्नू। आशा और मुन्नू दोनों आर्थिक अभाव के कारण रिश्तेदारों के यहाँ भेजे जाते हैं, जिनमें से पहले मुन्नू को भेजा जाता है। बाबा ले जाते हैं उसको अपने साथ गांव। आशा को ये लगता है कि मेरा भाई जो इतना चंचल है वो मेरे बिना और परिवार के बिना वो वहाँ कैसे रह पाएगा, लेकिन उसे वहाँ पर मजबूरी में भेज दिया जाता है। मन्नू भंडारी जी इसके लिए लिखती हैं कि उसकी चिट्ठी आई, बाबा ने जुलाई में चिट्ठी भेजी और उसमें उन्होंने यह लिखा कि मुन्नू बहुत खुश है। मुन्नू खुश है, लेकिन वास्तव में वो खुश है या नहीं ये किसी को नहीं पता। वो लिखती हैं कि वहाँ पर से चिट्ठी आई और चिट्ठी में लिखा था कि मुन्नू बहुत खुश है। हम सब ने भी यही सोचा कि वह खुश ही होगा, ऐसा मान लेने में हम सबकी खुशी थी। जाहिर सी बात है कि लेखिका इस ओर इंगित कर रही हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से वहाँ पर रह रहा है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे फिर से उसकी चाची के यहाँ भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि चाची का स्वभाव बहुत ही कठोर है, इसीलिए उसकी और भी दयनीय स्थिति होती चली जाती है। आगे परिवार वाले ये निर्णय लेते हैं कि उसको बचाने के लिए या मुन्नू की देखभाल करने के लिए आशा को भी वहाँ पर भेज दिया जाएगा। और आशा जब वहाँ जाकर अपने भाई से मिलती है तो उसे ये लगता है कि सचमुच उसे किसी कंधे की तलाश थी। और वो क्या कहती है, चेहरा सूख कर मुरझा गया था, आंखें बड़ी सहमी सहमी सी लग रही थीं, लगा बहुत डर दब कर रहता है या शायद यहाँ। घर में कितना ऊधम करता था, इतना सा बच्चा
कैसे उसने अपने को बदला होगा, दबाया होगा। देखा उसका काम था साल भर के बिट्टू को खिलाना। सारे दिन उसे वह गोद में टांगे फिरता, कब तो पढ़ता होगा और कब होमवर्क करता होगा। एक छोटे से 6 साल के बच्चे की ये हालत है वहाँ पर। और जब वो बहन उसको वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है, उसका साथ देने के लिए जाती है, तो खुद भी वो अपने बचपन को पूरी तरह से होम कर देती है। और लेखिका ने लिखा है, आशा बोलती है कि मैंने संकल्प कर लिया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, घर का सारा काम करूँगी जिससे चाची को पूरा आराम मिले और उनका गुस्सा ठंडा रहे। चाची कुछ भी कहेंगी तो चूं तक नहीं करूँगी, वो प्रसन्न रहेंगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा और मुन्नू को रात में बैठकर पढ़ाया करूँगी। यानी वो इतनी सी उम्र में अपने भाई के लिए एक माँ बन जाती है। वो अपनी पढ़ाई, अपनी खुशियाँ, अपना बचपन सब कुछ अपने भाई के लिए वहाँ स्वाहा कर देना चाहती है कि किसी प्रकार जब तक उसके घर की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, पिता बरी नहीं हो जाते, माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, उन्हें चाची के यहाँ ही रहना है और किस तरीके से वो वहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें, किसी प्रकार से चाची के क्रोध से बचते हुए वो वहाँ पर सरवाइव कर सकें। मुझे यहाँ पर याद आती है मधु शर्मा जी की एक कविता। उनकी कविता है घिरे हुए बच्चे, जो कुछ यूँ है, मैं नहीं कहती कि बच्चे बच्चे ही रहें, मैं नहीं कहती कि बच्चे बच्चे ही रहें और सदा तुतलाते हुए टूटे शब्दों में अपने को कहें, पर कच्ची उम्र के मासूम मौसमों में, छोटे छोटे भय और परेशानियों में उनका यकायक बड़ा हो जाना, शोकमग्न चेहरों के साथ वयस्कों की जमात में भीड़ बनते हुए खो जाना मुझे डरा जाता है भीतर ही भीतर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का इस प्रकार से असमय बड़ा हो जाना, बूढ़ा हो जाना, बड़ों की तरह व्यवहार करना, ये कहाँ तक उचित है। हम ही उन्हें मजबूर करते हैं, उनके सामने के परिवेश, उनकी स्थितियाँ उन्हें मजबूर करती हैं कि वे अपना बचपन खोकर बड़ों सा व्यवहार करने लगें। इसीलिए ये कहानी, सज़ा कहानी, हमें इस ओर संकेत करती है कि हम इन परिस्थितियों को बदलें जिसमें बच्चे असमय ही बड़े होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बाल श्रम एक विश्वव्यापी समस्या है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन घरों में रहते हुए भी बच्चे क्या कुछ सह रहे हैं, किस प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं, इसकी ओर ध्यान दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि ये कहानी हमें बताती है। इसके साथ ही इस कहानी के अंत में वो बताती हैं कि पिता तो जैसे तैसे 4 साल की लंबी पैरवी के बाद छूट जाता है और उसे बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन पिता और घर के किसी भी सदस्य को विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या सज़ा वास्तव में नहीं मिली। माने ये शीर्षक ही हमको बताता है कि अगर परिवार के किसी सदस्य को सज़ा मिलती है तो वो सज़ा सिर्फ उसकी नहीं बल्कि परिवार के एक एक प्राणी की सज़ा होती है। मन्नू भंडारी जी के कहानियों की, उनके शीर्षकों की यही विशेषता है कि वह शीर्षक हमें अच्छी तरह से ये बता सकता है कि उनकी कहानी में वह चीज़, वह जो उन्होंने कथ्य उठाया है, वो एक साथ अनेक संदर्भों में अनेक पात्रों के साथ घटता है। यहाँ सज़ा सिर्फ पिता की नहीं है, यहाँ सज़ा घर के एक एक प्राणी की है और ख़ास तौर से उन निरीह निरपराध बच्चों की है जिनका इस अपराध में कोई हाथ ना होते हुए भी सबसे अधिक वे इसके त्रास को भोगते हैं। उनकी एक अन्य कहानी की ओर चलते हैं। उनकी एक और कहानी है जिसका नाम है असामयिक मृत्यु। इस कहानी में भी महेश बाबू जो पिता हैं, वो अचानक बैठे बैठे उनका हार्ट फेल हो जाता है। उनके बेटे का नाम है दीपू और वह दीपू बहुत बड़े कलाकार होने की संभावनाएं अपने भीतर लिए हुए है। कहानी में संकेत दिया गया है कि जब जब वो नाटक में कोई पात्र अदा करता है, कोई पार्ट खेलता है, तो उसकी इतनी अधिक प्रशंसा होती है कि वह एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। लेकिन पिता की यह असामयिक मृत्यु कहीं ना कहीं उसके सारे सपनों, उसकी सारी संभावनाओं की मृत्यु साबित होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, 2 छोटे भाई बहनों की सारी पढ़ाई लिखाई, अधूरा बने हुए मकान, उसको पूरा करने का जिम्मा, सब कुछ उसी के ऊपर आ जाता है और वह चुपचाप बिल्कुल अपने सारे सपनों को अपने भीतर समेटे हुए फैक्ट्री में नौकरी ज्वाइन कर लेता है और उसी नौकरी से अपने परिवार का किसी तरह पेट पालन करता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वह एक कलाकार से एक साधारण से फैक्ट्री वर्कर में परिणत हो गया है। यानी यहाँ फिर से एक बार हम देख सकते हैं कि शीर्षक है असामयिक मृत्यु और यहाँ मृत्यु सिर्फ महेश बाबू या पिता की ही नहीं हुई, बल्कि
असामयिक मृत्यु है ये दीपू के बचपन की, उसकी उमंगों की, उसके सपनों की, उसके निहित सारी की सारी संभावनाओं की, क्योंकि अब वो उनकी तरफ देखने या सोचने की सोच भी नहीं सकता, वह सिर्फ परिवार के ही पेट पालने में जुट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मन्नू भंडारी जी ने अपनी बहुत सी कहानियों में अलग अलग तरीके से बच्चों से जुड़े हुए विभिन्न सरोकारों को उठाया है, उन पर बात की है। और बाल विमर्श एक ऐसा मुद्दा है, बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं पर, उनके मनोविज्ञान पर चर्चा करना एक ऐसा मुद्दा है जिसकी ना ही हमें अनदेखी करनी चाहिए, ना ही इससे बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, बच्चे हमारा भविष्य हैं, ये तो हम सभी जानते और कहते हैं। लेकिन अगर हम उनके वर्तमान को नहीं सुधारेंगे तो हम अपने भविष्य को स्वयं दांव पे लगा रहे हैं। हमें इस ओर जरूर सोचना चाहिए कि हम उनके सामने कैसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं, या उन्हें कैसी स्थितियों में काम पर जाने के लिए झोंक रहे हैं, या उनके सामने हमने ऐसी कौन सी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं जिससे वे अपने बचपन को असमय त्यागने के लिए मजबूर हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी, आपका बंटी, जो कि कथा जगत में एक मील का पत्थर है। उन्होंने बंटी के रूप में जिस सवाल को हमारे सामने उठाया है वह सवाल बहुत गंभीर है। लेखिका लिखती हैं कि बंटी को मैंने एक पात्र के रूप में नहीं देखा है, बल्कि अलग अलग संदर्भों में बंटी को मैंने जैसे देखा और जैसे लिखा वो एक समस्या है। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है अपने उपन्यास के प्रारंभ में, जन्मपत्री बंटी की, वहाँ पर एक स्थान पे लिखती हैं, अलग अलग संदर्भों और स्थितियों में बंटी की उपस्थिति ने लेखिका को आतंकित किया है और उन्होंने इसे समाज की दिनों दिन बढ़ती एक समस्या के रूप में दिखा है जिसका कोई हल दिखाई नहीं देता। ये हमारे समाज की एक समस्या बनती जा रही है। यहाँ पे मुझे राजेश जोशी जी की एक कविता याद आती है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता कुछ यूँ है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। मतलब है कि राजेश जोशी जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जब किसी चीज़ को एक विवरण की तरह ले लेते हैं कि ये बात है, ठीक है, और हम उसको उसी तरह ग्रहण करते चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये साफ स्पष्ट संकेत किया है हमारे सामने कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस वक्तव्य को हम एक विवरण की तरह ना लें, बल्कि हम इसे लें एक सवाल की तरह। ठीक इसी तरह जन्मपत्री बंटी की में ही लेखिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बंटी की समस्या को हम एक विवरण की तरह ना पढ़ें, हम इस उपन्यास को ही एक विवरण की तरह ना पढ़ें। सिर्फ अगर करुणा हमारे अंदर उपजी तो ये कोई सही बात नहीं है, बल्कि हम इसे एक भयानक सवाल की तरह लें, क्योंकि बंटी एक समस्या है। आज घर घर की ये समस्या होती जा रही है। इसीलिए वो इस वक्तव्य के अंत में लिखती हैं, जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना। यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। स्पष्ट रूप से लेखिका कह रही हैं कि यदि आप इसको पढ़कर सिर्फ करुणा विगलित होते हैं, अश्रु विगलित होते हैं, आंसू बहाकर और छुट्टी हो जाती है, तो फिर वो कहती हैं कि मेरा पत्र सही हाथों में नहीं पहुंचा। आपके अंदर अगर कोई कसमसाहट नहीं होती, आपके अंदर अगर इन स्थितियों को बदलने की कोई प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती, आपके अंदर अगर इन सवालों से भिड़ जाने की उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती, तो फिर यह पत्र या उपन्यास गलत हाथों में पहुंच गया है। स्पष्ट रूप से लेखिका सवाल उठाती हैं और चाहती हैं कि हम सब मिलकर इसके समाधान को खोजें, क्योंकि ये स्थितियां भी हमारी उत्पन्न की हुई हैं। अब अगर हम आपका बंटी के कथ्य की ओर बढ़ें और धीरे धीरे देखें कि इसमें परत दर परत एक बंटी रूपी पात्र के माध्यम से एक बच्चे के मन की किन किन व्यथाओं को लेखिका ने उठाया है, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपन्यास के प्रारंभ में स्थिति यह है कि शकुन और अजय, जो कि बंटी के माता पिता हैं, उन दोनों का तलाक अभी नहीं हुआ है, लेकिन वह कई सालों से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। बंटी, जो कि उन दोनों माता पिता का अकेला बच्चा है, वह दोनों के प्रति समान निष्ठा रखता है, समान प्रेम रखता है। इसीलिए वो जितना अपनी माता को प्यार करता है, उतना ही जब समय मिलने पर उसे अपने पिता से मिलने का मौका मिलता है तो वो उतना ही उत्साहित रहता है उनसे भी मिलने के लिए। यद्यपि उसकी माँ को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती है, फिर भी
वो बच्चा है, वो अपने मन से ये बात नहीं मिटा सकता कि उसके पिता उससे प्रेम करते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं और उसको उतने ही प्यारे हैं जितनी उसकी माँ। अब यहाँ पर हम रुक कर ये देखें कि लेखिका ने कितनी महीन दृष्टि का परिचय देते हुए, कितनी सूक्ष्मान्वेषी दृष्टि का परिचय देते हुए यहाँ पर एक बात कही है। उपन्यास के प्रारंभ में ही हम देखते हैं कि वो बंटी की मेंटल कंडीशनिंग किस तरीके से कर रही है कि वह बैठकर उसको कहानी सुना रही है, और कहानी सुनाती है वो उन राजकुमारों की जो अपनी माँ के लिए 7 समुंदर पार जाते थे, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे, और वो कहानी सुनाकर पूछती है बंटी से, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, तुम क्या मेरे लिए ऐसे ही करोगे। यानी वह अपने बच्चे की मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से करती है कि वह अपने जीवन की रिक्तता अपने बच्चे से भरना चाहती है। वह अभी उसे अपने जीवन का आधार समझती है, एकमात्र सहारा। बंटी भी उसके इस व्यवहार के कारण, उसके ओवर प्रोटेक्शन के कारण धीरे धीरे उस पर पूरी तरीके से आश्रित होता चला जाता है और एक पल भी उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाता। पिता से मिलने जाता है तो पिता उससे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछता है कि तुम साइकिल नहीं चलाते क्या, तुम तैरने नहीं जाते क्या, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, तुम लड़कों की तरह क्यों नहीं रहते हो। यानी वार पर वार, इधर माँ चाहती है कि वो उसको ओवर प्रोटेक्ट करे, उधर पिता चाहता है कि वो एक लड़के की तरह, वो एक आदमी की तरह जिए और उसी तरह बड़ा हो। उसे माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब टीटू नाम का उसका दोस्त उससे एक बार पार्क में मिलता है और दोनों खेल रहे होते हैं, तो उसको सबसे पहले तलाक शब्द अपने दोस्त के द्वारा सुनने के लिए मिलता है। और इस उम्र में उसके माता पिता का तलाक हो रहा है, जबकि उसको तलाक शब्द का मतलब ही नहीं मालूम है। उसे बहुत आहत अनुभव होता है। वो समझता है कि मुझे ही क्यों नहीं मालूम है और टीटू को सब कुछ मालूम है। वह उससे उस शब्द का अर्थ पूछने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ उसे पता नहीं चलता। उसी समय इधर उसकी माँ से मिलने के लिए वकील चाचा आते हैं। उसे फिर से इस बातचीत से बाहर कर दिया जाता है कि उनके बीच में क्या बात चल रही है, आगे क्या होने वाला है। तो वो सबसे पहली बात, अब हम लोग बच्चों की आपराधिक मनोवृत्ति की बात करते हैं कि वे झूठ बोलते हैं, वे चोरी करते हैं, वे छिप कर बड़ों की बात सुनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इनके भी सूक्ष्म संकेत लेखिका ने इस उपन्यास में दिए हैं। अब वह छुप कर, झाड़ियों के पीछे छुप कर चाचा की और अपनी माता की बात सुनता है। दोनों में आपस में बातचीत हो रही है, उसे कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं भी समझ में आता है। एक दिन जाकर इस सिलसिले को ख़त्म किया जाता है। चाचा ये प्रस्ताव लाए हैं कि अजय यानी पिता माँ से, शकुन से अलग हो जाना चाहता है और अब इसको कानूनी तौर से मुहर लग जानी चाहिए। जिस दिन तलाक लेकर माँ आती है वो बहुत अपसेट है, बहुत अनमनस्क है, अपने बेटे से बोल भी नहीं रही है और बेटे को लगता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अब इस संपूर्ण प्रकरण में अगर बंटी को विश्वास में ले लिया जाता, उसे बता दिया जाता, तो वो इतना आहत अनुभव नहीं करता। मनोचिकित्सक भी यही कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि सारा जीवन उनके माता पिता उनके ही माता पिता रहेंगे। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि उन्हें अपने माता पिता के अलावा किसी स्त्री या पुरुष को अपनी माँ या पिता कहना पड़े। लेकिन ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ये हम सभी जानते हैं, और इस उपन्यास में भी लेखिका ने इसी ओर संकेत किया है। मन्नू भंडारी जी ने बहुत सूक्ष्मता से लिखा है कि पूरी तरीके से अपनी माता पर निर्भर रहने वाला बंटी तब टूट जाता है जब उसे ये लगता है कि माँ उससे बहुत कुछ छिपाती है, उसे नहीं बताती। खैर, तलाक हो जाता है। तलाक होने के साथ ही वकील चाचा फिर से परामर्श देते हैं शकुन को कि वो एक स्त्री भी है, एक माँ होने के साथ साथ, और इसीलिए वो अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत भी कर सकती है। उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, बंटी की माँ बनकर ही सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। और फिर से एक प्रसंग वापस लौटकर जीवन में आता है। शकुन सोचती है कि उसने डॉक्टर जोशी के बारे में, जो कि उसके जीवन में आए थे पहले कभी बीमारी के संदर्भ में बंटी की, तब उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अगर अजय यानी उसका पति दूसरी विवाह कर सकता है, दूसरी शादी करके अपने घर में नए प्राणी को ला सकता है, अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकता है, तो वो भी ऐसा करेगी। उसने साफ साफ, मन्नू भंडारी जी इसमें वक्तव्य देती हैं कि वो साफ साफ कहती है कि मैं भी हथियार के रूप में
बंटी का प्रयोग करूंगी, मैं भी अजय को टॉर्चर करने के लिए बंटी का प्रयोग करूंगी। फिर से वो बच्चे को एक हथियार के रूप में देखती है, एक बच्चे के रूप में नहीं। और वह डॉक्टर जोशी से अपनी फिर से संपर्क बढ़ाती है, मिलती जुलती है। यहाँ पर फिर से एक गलती की ओर लेखिका ने हमें संकेत किया, हमें बताया है, मन्नू भंडारी जी ने हमारे सामने ये बात रखी है कि डॉक्टर जोशी को अपने जीवन में लाने से पहले या उनका क्या स्थान होगा जीवन में, इस बारे में भी ना ही बंटी से कोई राय ली जाती है, ना ही बंटी को कुछ बताया जाता है। और एकाएक अपनी संपूर्ण अधिकार भावना जो कि उसकी अपनी माँ शकुन पर थी, वो उसके हाथ से फिसलती चली जाती है। जगह जगह दिखाया गया है कि बंटी अब बहुत गुस्सा करने लगा है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो जिद करने लगा है। लेकिन इन सब के पीछे उसके अंदर घुमड़ती हुई वो पीड़ा है, वो आक्रोश है कि उसे कुछ भी ना बताया जाता है, ना ही पूछा जाता है। एकाएक उसके जीवन में चीज़ें घटित होती चली जाती हैं। आखिरकार डॉक्टर जोशी की और शकुन की शादी हो जाती है। शकुन उसको आश्वस्त करती है कि डॉक्टर साहब उसको बहुत प्यार देंगे, यहाँ तक कि वो घर छूट जाता है, वो बगीचा छूट जाता है जो बड़े जतन से बंटी ने लगाया है। और इस तरह से प्रकारांतर से फिर से मन्नू भंडारी जी ने संकेत किया है कि बगीचा जो उसने लगाया था वो तो नहीं वहाँ से हटाकर उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाया गया। यद्यपि कोशिश करती है शकुन, पर बंटी ऐसा करने नहीं देता। लेकिन बंटी रूपी उस पौधे को, जो कि अपनी जड़ों को ठीक से पकड़ भी नहीं पाया है, उसे दूसरी जगह रोपने की जबरन कोशिश की जाती है। बच्चों के सामने तलाक के बाद एक सबसे अधिक अटपटी अजनबीपन की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब वे नए परिवार में ठीक से सामंजस्य नहीं कर पाते, नए भाई बहनों को नहीं अपना पाते, नए माता या पिता को नहीं अपना पाते। लेखिका ने, मन्नू भंडारी जी की सूक्ष्म अन्वेषी दृष्टि को आप यही देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सी ऐसी अंतर कथाएं, बहुत से ऐसे प्रतीक लिए हैं जिससे आप बहुत कायदे से उनके कथ्य को अनुस्यूत कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उन्होंने आगे आने वाली घटनाओं या चल रही घटनाओं के ऊपर कितना गहरा विश्लेषण उन प्रतीकों के माध्यम से या उन अंतर कथाओं के माध्यम से किया है। यहाँ पर जब ये सिचुएशन चल रही है तो फिर से माँ समझा रही है और क्या कहानी सुनाती है उसे, ध्रुव की। बंटी ने कहानी सुनाने की जिद की तो उसे ध्रुव की कहानी सुना के कहती है कि ध्रुव ने तपस्या की थी। बंटी भी सोचता है कि वो अपना मन मारेगा, अपनी तपस्या करेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या है। यानी सारी ही अपेक्षाएं बंटी से हैं, पर बंटी के दृष्टिकोण से या उसके हित या अहित के दृष्टिकोण से किसी का ध्यान नहीं जाता, ना कोई सोचता है। यहाँ पर आगे कथा बढ़ती है। बंटी को शिफ्ट कर दिया जाता है राजा डॉक्टर जोशी के घर में। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि जितना प्रॉब्लमेटिक बच्चा बंटी है, उतने प्रॉब्लमेटिक बच्चे डॉक्टर जोशी के बच्चे अमी और जोत, जो दो बच्चे वहाँ हैं, वो क्यों नहीं हैं। तो संभवतः अमी और जोत को माँ के रूप में शकुन का प्यार मिल जाता है, लेकिन पिता के रूप में वो अपनत्व, वो प्रेम, वो सहारा बंटी को नहीं मिल पाता कि वो उनको पिता कह पाए। यहाँ तक कि एक अजनबी द्वारा जब पूछा जाता है तुम्हारे पिता कौन हैं, तो वो साफ साफ अपने पुराने पिता का ही नाम लेता है। वो साफ साफ कहता है मेरे पिता कलकत्ता में रहते हैं, और अपना नाम भी वो अपूर्व जोशी के बजाय अपूर्व बत्रा ही बताता है। वो जोशी को कभी भी, डॉक्टर जोशी को कभी भी अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। अच्छा, यह गलती कहाँ हुई, इसकी ओर भी मन्नू भंडारी जी ने स्पष्ट संकेत किया है कि एक जगह पर डॉक्टर जोशी उसको जिद करते, उसको हर समय गुस्से में रहते देखकर एक जगह निर्णय करते हैं कि मैं इसको अकेले घुमाने ले जाऊंगा, और उसे वादा करते हैं। बहुत ही संवेदनशील है ये चित्रण, जहाँ पर बंटी ये सोचता है कि आज तो प्यार में वह डॉक्टर जोशी को पिता ही कह देगा। उन्होंने जिस अपनत्व से उसे साथ में ले जाने की, घुमाने की, अकेले उसके मन को टटोलने की बात कही है, अब उसके बीच की दीवारें हट जाएंगी। लेकिन इसे उसका दुर्भाग्य कहें या डॉक्टर जोशी की उपेक्षा, कि डॉक्टर जोशी वादा करके भी उसे नहीं ले जाते, उसे ना घुमाने ले जाते हैं, ना ही कोई समय देते हैं। और उस दिन उसके और उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो पूरे उपन्यास में भी ढह नहीं पाती। अब इसके आगे शकुन अपने अंदर बहुत गहरे अंतर्द्वंद में यही सोचती रह जाती है कि क्या मैं गलती पर हूँ, लेकिन उसके अंदर फिर से मातृत्व के ऊपर एक बार स्त्रीत्व हावी होता है और वह यह सोचती है नहीं, अगर अजय और मीरा के बीच में
ये दरार डाले तो ज़रूर डाले। मेरे और डॉक्टर जोशी के बीच में अगर ये सिमट कर नहीं रह सकता है तो फिर इसे उनके पास चले जाना चाहिए। फिर से उसे एक गेंद के रूप में देखा जाता है कि यह हमारे बीच अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो उन्हें भी मैं चैन से नहीं जीने दूंगी और उनके पास में इसे भेज दूंगी। अजय आता है और उसे ले जाता है। कलकत्ता में बड़े बड़े सपने दिखाता है कि मैं कलकत्ता ले जाऊंगा, तुम्हें घुमाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बंटी भी ये सोचता है कि जब डॉक्टर जोशी के जीवन में आ जाने के बाद मेरी माँ को मेरी कोई कद्र नहीं तो मैं उन्हें प्रतिशोध लेने की दृष्टि से छोड़कर जरूर चला जाऊंगा। लेकिन वो एक बच्चा है। ये बहुत करुणा विगलित कर देने वाला प्रसंग है कि वो भीतर ही भीतर चाहता है कि मेरी माँ मुझे रोक ले, कुछ भी करके रोक ले। मैं जाना नहीं चाहता, मैं कभी उनके बिना नहीं रहा हूँ। और ऊपर से इतना कठोर बन जाता है कि माता की लाई हुई एक भी चीज़ कुछ भी साथ नहीं ले जाता, यहाँ तक कि मुड़कर देखता भी नहीं। और अंदर अंदर यही चाहता है कि कोई मुझे रोक ले, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और शकुन अंदर ही अंदर अपने को यही जस्टिफिकेशन देती है कि वो ठीक कर रही है। बंटी अगर यहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पा रहा है तो उसे जाकर उन दोनों के बीच में भी गड़बड़ियाँ पैदा करनी चाहिए, उसे जाकर पिता के साथ रहना चाहिए। और वो उसे भेज देती है। लाख कोशिशें करके भी, कई पेजेस में ये जस्टिफिकेशन देते हुए भी, अपने अंदर कन्फेस करते हुए भी साफ साफ मन्नू भंडारी जी ने दर्शाया है कि शकुन अपने इस कृत्य को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। सीधी सी बात है कि हमने बच्चे को कभी अस्त्र के रूप में देखा, कभी दूसरे पेरेंट्स से, दूसरे अभिभावक से उसको हथियार बनाने के माध्यम के रूप में देखा, कभी उसको इस कोर्ट से उस कोर्ट में डाली जाने वाली बॉल के रूप में देखा, लेकिन कभी भी उसको बच्चे के रूप में नहीं देखा कि उसका हित आखिर किस चीज़ में है, वह चाहता क्या है। इसीलिए वो अपने को ठीक से जस्टिफिकेशन देते देते भी थक जाती है, पर दे नहीं पाती। आगे चलकर अजय के पास जब बेटा जाता है तो यहाँ उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो माँ पर अधिकार भी था, यहाँ पर आकर उसे लगता है पिता भी पराए हैं। जिस तरह से वो उस नए परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, उसी तरह से पिता के बने हुए इस नए परिवार में, जहाँ पर पिता हैं, उनकी नई पत्नी है मीरा, उनका एक छोटा सा बच्चा है चीनू, उसे अपनी व्यर्थता का ही बोध होता है। और उसको तब बहुत गहरी चोट लगती है जब वो एक रात सो रहा होता है और वह सोते सोते ही उन दोनों की बातचीत सुनता है जिसमें पिता उसको हॉस्टल भेज देने की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ भी उसे ना वो प्यार मिलता है, ना अपनापन मिलता है। उसकी अंतहीन यात्रा इसी प्रकार चलती रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे आखिरी में उपन्यास में मन्नू भंडारी जी ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं मारक प्रतीक लिया है। ट्रेन में छोड़ने जा रहा है अजय उसे हॉस्टल में, और फिर से वही बातें दूसरे संदर्भों और दूसरे शब्दों में दोहराई जा रही हैं। एक बार जब अजय को उसके घर से माँ ले जा रही थी तो उसने डॉक्टर जोशी के घर ले जाते हुए उससे कहा था तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरह से आज ट्रेन से हॉस्टल छोड़ने के लिए जाते समय पिता कह रहा है तुम्हें वहाँ मित्र मिलेंगे, तुम्हें वहाँ अपने समवयस्क मिलेंगे, तुम वहाँ खेलोगे कूदोगे, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बंटी के हृदय में क्या चल रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेखिका ने एक प्रतीक लिया है कि वहाँ पर ट्रेन एक जगह रुकती है और वहाँ पर कुछ विद्रोही लोग नारेबाजी कर रहे हैं और चौलिबे ना कह रहे हैं। विद्रोही मन ललकार रहा है बंटी का भी कि वो भी यही कहे कि ये नहीं चलेगा जो कि मेरे साथ इतने समय से घटित होता आ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अंतर्द्वंद से ग्रसित है, ऊपर से वो कुछ भी नहीं कह पाता, वो एकदम जड़ होता चला गया है। वो अपनी बात किसी के आगे नहीं रख पाता है, यद्यपि उसके दिल और दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता है। और अंततः एक शव यात्रा बगल से गुजरती है और वो वहाँ पर बोल हरी करते हुए वो घंटी बजाते हुए जाते हैं और पिता समझाता है बेटे को कि ये एक शव यात्रा जा रही है। यहाँ पर कलकत्ता में इसी प्रकार से शव यात्राएं निकाली जाती हैं। बच्चा देखता है मरे हुए आदमी को यहाँ इसी तरह से ले जाते हैं, मुंह भी खुला हुआ। मरा हुआ आदमी क्या जिंदा की तरह होता है? कहीं जिंदा आदमी को तो नहीं ले जा रहे। प्रकारांतर में मन्नू भंडारी जी ने ये बताना चाहा है कि बच्चे के रूप में यहाँ बंटी भी क्या एक जिंदा लाश नहीं बन चुका है? सबने उसको अपने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं से उठकर देखने की कभी कोशिश नहीं की और उसे ले जाते हुए अब हॉस्टल में छोड़ा जा रहा है, तो क्या वो एक जिंदा लाश बनकर नहीं रह गया है? उसके सपने, उसका भविष्य,
उसका अपना बचपन, उसकी इच्छाएं, उसका प्रेम, सब कुछ दांव पे लग चुका है और वो एक मरे हुए इंसान की तरह सिर्फ इधर से उधर ढोया जा रहा है और अंततः पिता भी उसे फालतू समझकर और हॉस्टल में छोड़ देते हैं। इसीलिए आखिर में वो चाहता है, अपने सपन में देखता भी है सोते सोते, कि वो हाथ छुड़ाकर एकदम भागा है और हॉस्टल के आगे जाकर खड़ा हो गया है। पिता उसको अंततः हॉस्टल में छोड़ आते हैं। यानी पूरी तरह से हम इस उपन्यास पर दृष्टिपात करें तो हमको ये सोचने पर ये उपन्यास मजबूर कर देता है कि बंटी की स्थिति के जिम्मेदार क्या हम सब नहीं हैं? क्या हमने ही ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की हैं कि बंटी पहले तो क्रोध में आता है, जिद करने लगता है, एक प्रॉब्लमैटिक बच्चा बनकर रह जाता है और धीरे 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 अपने को व्यर्थ, उपेक्षित और फालतू सा अनुभव करते करते एकदम जड़ मुर्दा बनकर जो कुछ उसको कह दिया जाए, जैसा उसके साथ कर दिया जाए, उस तरीके से वो बनता चला जाता है। यानी एक सामान्य सी सजीव इकाई को हमने निर्जीव, जड़ और फालतू बनाकर रख दिया। एक जगह एक प्रसंग में मन्नू भंडारी जी ने लिखा भी है कि डॉक्टर साहब अपने रोगियों को देख रहे हैं और उनके क्लिनिक के बाहर एक लाल तिकोन है। वो रोगियों को समझा रहे हैं कि 2 बच्चे ही ठीक हैं, तीसरा बच्चा फालतू। और तुरंत ही बंटी भी अपने बारे में यही सोचता है कि अमी और जो 2 बच्चे हैं वही डॉक्टर साहब के बच्चे हैं और मैं तीसरा हूँ, मैं फालतू बच्चा हूँ। और अपनी स्थितियों से धीरे धीरे उसको यही बोध भी होता चला जाता है कि मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, मैं सिर्फ एक व्यर्थ का ऊपर से थोपा हुआ एक बस इंसान हूँ, एक वस्तु हूँ जिसके आने जाने रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी ने अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों के माध्यम से बाल मन की गहराइयों तक उतरने की कोशिश की है। इन पर बहुत ही सूक्ष्मान्वेषी दृष्टि से उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसीलिए हमें बाल विमर्श की दृष्टि से भी उनकी कथा साहित्य को पढ़ना चाहिए, उनके रचना कर्म को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए, तो हम उन्हें और भी अच्छी तरीके से परख सकेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने आकर बहुत धैर्य से मेरी बातों को सुना। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच का मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे अपनी कुछ बातें यहाँ रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।